जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पे टीचिंग पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ी आवाज़ मिसमैचिंग हो गई थी, इसलिए थोड़ा कुछ तुलुप वंश के बारे में पढ़ा रहा था। तुलुप वंश के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसके इसके जो दोस्तों एक शासक थे कृष्णदेव राय। तुलुप वंश में ही दोस्तों कृष्णदेव राय द्वितीय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। और कृष्णदेव राय द्वितीय के बाद अच्युत देव राय आए। फिर अच्युत देव राय के बाद दोस्तों सदाशिव राय जब अ, सदाशिव राय जब तुलुप वंश के जब शासक थे, जो कि 1540 से लेकर 1542 से लेकर 1570 तक जिन्होंने शासन किया था। जब दोस्तों इनका जो सेनापति था जिसका नाम था राम राय जो सेनापति था, यह दोस्तों एक साम्राज्यवादी था, एक अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति था। यह चाहता था कि मैं और भी जितना भी इसके आसपास का, जैसे कि बहमनी साम्राज्य था उसमें भी 5 क्षेत्र थे, उनको भी मिलाना चाहता था। तो इसने एक कूटनीति चली थी कि जो बहमनी साम्राज्य के 5 जो क्षेत्र थे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले एक था जिसमें से एक बीजापुर था और एक था बरार, एक था गोलकोंडा और एक था दोस्तों अहमदनगर और एक था दोस्तों बीजापुर, बरार और अहमदनगर, गोलकोंडा। बीजापुर हो गया, बीदर और था दोस्तों, एक था बीदर। तो ये दोस्तों जो सदाशिव राय का सेनापति राम राय जो था, तो यह चाहता था कि बहमनी साम्राज्य के जो भी 5 क्षेत्र हैं इनको इनमें इनमें आपस में मतभेद करके इस राजा की इससे मतलब कुछ चुगली कर कर इस तरीके से इनमें झगड़ा करवा दूं। तो ये दोस्तों जिससे कि ये आपस में इधर उधर राजा हो जाएं और इस पर मैं कब्जा कर लूं। तो यह कब्जा करने से पहले क्या हुआ कि इसकी ये चाल, ये नीति, ये काम नहीं आई, जिसमें से बीजापुर और गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर के जो शासक थे ये आपस में इकट्ठे हुए थे, लेकिन दोस्तों बरार के शासक यहाँ पर साथ नहीं दिया था। तो ये चारों जो क्षेत्र थे वहाँ के शासक जब ये आपस में एकत्रित हुए, तो दोस्तों इसका इनका चारों का आपस में और राम राय के बीच में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि 23 जनवरी, आप कह सकते हो 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 में यह युद्ध हुआ था और इसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं और इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो दोस्तों इस युद्ध में राम राय मारा जाता है। राम राय जो सदाशिव सदाशिव राय का जो सेनापति था राम राय, वो मारा जाता है। फिर सदाशिव का जो अगला सेनापति आता है जिसका नाम था तिरुमल। क्या नाम था दोस्तों? तिरुमल जो सेनापति आता है, तिरुमल क्या करता है दोस्तों, इस सदाशिव की हत्या कर देता है और फिर अपना एक नया वंश स्थापित करता है जिसका नाम था अरविड़ु वंश। अरविड़ु वंश की जब बात करते हैं तो इसका भी शासन 1570 से लेकर 1570 1570 से लेकर 1650 तक इसका भी शासन रहा था। जब दोस्तों हालांकि अरविड़ु वंश में जो अच्छे कुछ शासक आए नहीं, है एक कमजोर वंश था और इसके संस्थापक मैंने आपको बता दिए, तिरुमल इसके संस्थापक थे। इनकी राजधानी जो थी अरविड़ु की, वो थी आपकी पेनुगोंडा। पेनुगोंडा इनकी राजधानी थी दोस्तों। इससे पहले मैंने ये पढ़ा दिया था लेकिन वहाँ आवाज़ नहीं आई थी, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इनकी जो अरवेडु जो वंश था उनकी राजधानी पेनुगोंडा थी। और इसके बाद दोस्तों जो अगला शासक आया था उसका नाम था वेंकट थर्ड।
वेंकट थर्ड आया, सेकंड आया था। इसके बाद दोस्तों इसका अगला जो इसने जो वेंकट थर्ड ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी चंद्रगिरी। इसी के टाइम पर दोस्तों चंद्रगिरी राजधानी बनी थी और यह अंतिम राजधानी थी। मैंने आपको बताया था ब्रह्म जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें 4 राजधानी बनाई गई थी। 4 राजधानी में जो अंतिम राजधानी थी वो चंद्रगिरी थी। और इस तरीके से इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था रंगथड़। रंगथड़ इसका अंतिम शासक था। इस तरीके से दोस्तों जब इस पर रंगथड़ के बाद दोस्तों जो अरवेडू वंश था। इसके बाद जो मराठा साम्राज्य के जो एक शासक थे जिनका नाम छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी इस पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया जाता है और इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। और विजयनगर साम्राज्य का जो मेन कारण था वो तालीकोटा का युद्ध था। उसकी वजह से यह विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों जब छत्रपति शिवाजी यहाँ पर आक्रमण करते हैं उसके तय उसमें ये मराठा साम्राज्य में इस साम्राज्य को भी मिला लेते हैं। इस तरीके से ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं बंगाल के नवाब, किस तरीके से बंगाल के नवाब रहे थे। बंगाल के नवाब में दोस्तों जब बात करते हैं तो बंगाल का जो पहला नवाब था वो मुर्शिद कुली खां था। और यह 1700 में जिसका शासन कह सकते हो 1700 से लेकर 1727 तक चलता है। और 1700 में इसको बंगाल का दीवान बनाया गया था। तो बात करते हैं दीवान की। तो दीवान क्या होता है कि यह एक टैक्स वसूलने वाला एक पद हुआ करता था। जैसे जो टैक्स इकट्ठा करता था और वो जहाँ भेजा मतलब जब ये इसको बंगाल का दीवान बनाया गया था तो यह बंगाल के क्षेत्र का जो टैक्स हुआ करता था उसको इकट्ठा करके मुगल दरबार में भेजता था। तो औरंगजेब ने इसको बनाया था बंगाल का दीवान। जब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब का पोता होता है जिसका नाम था अजीम उस्सान। जब मैंने अजीम उस्सान के बारे में आपको बताया था, अजीम उस्सान जो था यह जो औरंगजेब का जो बेटा था जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का दोस्तों 4 पुत्र थे जिसमें से एक जहांदर शाह था। और जहांदर शाह के बाद एक दोस्तों अजीम उस्सान एक ये खुद था। और एक था रजी उस्सान। जहांदर शाह, रजी उस्सान और एक था जहान शाह और एक अजीम उस्सान दोस्तों। तो इस हिसाब से इसके ये बेटा था। तो इसका औरंगजेब का तो पोता हुआ ना। बहादुर शाह का जो बहादुर शाह का जो पिता था वो औरंगजेब था और बहादुर शाह का बेटा था अजीम उस्सान। तो अजीम उस्सान का ये बाबा हुआ औरंगजेब। तो इस तरीके से आप कह सकते हो औरंगजेब का जो पोता था अजीम उस्सान। अजीम उस्सान के दिमाग में एक दिमाग में सोचा है कि वो अब ये अजीम उस्सान चाहता था कि अब बंगाल में मैं जाऊं और मुझे वहाँ का जो भी टैक्स है रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट करना है। इस तरीके से ये आता है और यहाँ जो मुर्शिद कुली खां था इससे कहता है कि हमको अब आप टैक्स दोगे तो, लेकिन अब मुर्शिद कुली खां मना कर देते हैं। तो इसके इसके लिए यहाँ पर इन दोनों में झड़प हुई और यहाँ पर इन दोनों का युद्ध हुआ। इसके बीच यह युद्ध हुआ अजीम उस्सान और मुर्शिद कुली खां के बीच में। फिर लेकिन जब दोस्तों इसके बाद जब मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि मुर्शिद कुली खान जानता था कि ढाका जो था उस टाइम पर जो मुगल थे उनका एकदम इस पे वर्चस्व था और जो भी यहाँ पर आते थे जो भी राजनीति जो भी कंट्रोल था वो ढाका से किया करते थे। लेकिन इसने मुर्शिद कुली खान ने क्या किया अपनी राजधानी ढाका से परिवर्तित कर स्थानांतरित कर मकसूदाबाद रख ली जो कि मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है वर्तमान में बांग्लादेश में। ढाका से ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ले गया। और इस नेक्स्ट जब वो मुगल साम्राज्य में एक शासक आता है 1770 में जिसका नाम फर्रुखसियर था। और फर्रुखसियर ने इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया। फर्रुखसियर की मैंने आपको बारे में बात बता देता हूँ। फर्रुखसियर जो था दोस्तों वो अजीम उस्सान का लड़का था। और अजीम उस्सान को जहांदर शाह यहाँ मार देता है एक खेड़ा के युद्ध में अजीम उस्सान को मार देता है। इसका बदला लेने के लिए फर्रुखसियर ने दोस्तों जहांदर शाह को मारकर खुद गद्दी पर बैठा था। तो जहांदर शाह के बाद जो गद्दी पर आया था वो फर्रुखसियर आया था। इसने बंगाल का सूबेदार बनाया था दोस्तों जब जो मुगल साम्राज्य था उसके टाइम पर
उस टाइम पर एक क्षेत्र का किसी ना किसी को एक इंचार्ज दिया जाता था, उसी को इंचार्ज को आप कह सकते हो कि वो सूबेदार का पद हुआ करता था। तो दोस्तों 1719 में यह उड़ीसा को बंगाल में मिला लेता है और यहाँ पर इसको इजारेदारी प्रथा का जनक माना जाता है। इजारेदारी में दोस्तों क्या होता था कि 5 वर्षों के लिए किसी भी जमीन का उसको ठेका दिया जाता था। 5 वर्षों के लिए उसको अब एक जमीन का ठेका दिया जाता था। इसमें इसमें क्या हुआ होता था इजारेदारी प्रथा में दोस्तों कि इसमें बोली लगाई जाती थी। जमींदार जो हुआ करते थे वो बोली लगाते थे, जिसकी सबसे ज़्यादा बोली हुआ करती थी तो उसको 5 वर्षों के लिए एक ज़मीन दे दी जाती थी और वहाँ से जो भी रेवेन्यू जो भी टैक्स वसूला जाएगा वो फिर सीधा बंगाल के नवाब के पास जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको इजारेदारी प्रथा का जनक कहा गया था, मुर्शिद कुली खां को। अब इसका ही बेटा था शुजाउद्दौला मोहम्मद खां। ये अगला बंगाल का नवाब, दूसरा बंगाल का नवाब बना था शुजाउद्दौला मोहम्मद खां, जो कि 1727 से लेकर 1739 तक शासक रहा था। इसी ने दोस्तों 1732 में बिहार को बंगाल में मिला लिया था। इससे पहले मुर्शिद कुली खान ने उड़ीसा को मिलाया बंगाल में और इसने 1732 में बिहार को बंगाल में मिला लिया। और यहाँ का जो सूबेदार बनाया था वो अली वर्दी खां को बनाया था। अली वर्दी खां जो था दोस्तों यह इसके दरबार इस सूबेदार बनाया गया था। और नेक्स्ट जो बंगाल का जो बना था नवाब, वो सरफराज खान था जो कि शुजाउद्दौला का बेटा था। और इसने उपाधि जो धारण की थी वो हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। अली वर्दी खान की दोस्तों सरफराज खान से जब बनी नहीं तो इसको यहाँ से भगा दिया गया और बंगाल की सूबेदारी इसको हटा दी गई और इसको भगाया गया। लेकिन दोस्तों अली वर्दी खां अपने करीबियों से, इसका एक भाई था हाजी अहमद और जगत सेठ से, ये वहाँ के जो अमीर थे सबसे ज़्यादा बंगाल के जगत सेठ, इनसे मिलकर सरफराज खान से युद्ध लड़ता है, जिस युद्ध को दोस्तों 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा गया था। यह बंगाल में पड़ता है। तो यह दोस्तों 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मार देता है और फिर अली वर्दी खां खुद बंगाल का नवाब बनता है, जो कि हाजी अहमद की मदद से। जब दोस्तों इसके बाद अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये मुर्शिद कुली खां था और शुजाउद्दौला था, उसका बेटा सरफराज खान था। तो यह दोस्तों मुगल काल के मुगल शासकों के मुगल शासकों के अधीन अधीन अब बंगाल के नवाब थे। इसके बाद जब जब अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना था 1740 से लेकर 1756 तक, तो इसने क्या कहा कि जो मुगल साम्राज्य में, जो कि मुगल शासकों के पास मुगल दरबार में जो टैक्स हुआ था, टैक्स वगैरह जाया करता था, तो इसने कहा अली वर्दी खान ने कि आ, जब उस टाइम पर जो मुगल शासक जो था वो मोहम्मद मोहम्मद शाह रंगीला था, इससे कहा कि आप हमसे इकट्ठा एक बार में ही रुपए ले लीजिए और हमको एक अधिकारी घोषणा करवाइए और कि हम वास्तविक नवाब हैं बंगाल के, और ना ही हम आपको ना तो नजराना दे पाएंगे और ना ही टैक्स दे पाएंगे। इस तरीके से आप जितना भी है इकट्ठा एक बार में ही रुपए ले लीजिए। तो इस अली वर्दी खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को 20 करोड़ रुपए देकर और एक आधिकारिक घोषणा करवाई, जिसमें कहा गया कि मैं वास्तविक नवाब हूँ बंगाल का। तो यह घोषणा की गई और इसने दोस्तों इकट्ठा रुपया दे दिया था एक साथ में, तो इसलिए मुगलों का एक नजराना और उनको टैक्स देना बंद कर दिया था। नजराना क्या हुआ करता था दोस्तों, एक तरीके का गिफ्ट हुआ करता था, जो भी गिफ्ट में क्या क्या बंगाल के नवाब मुगल बादशाह को देते हैं, तो वो गिफ्ट भी इसने बंद कर दिया था। इसके ही समय पर मराठाओं का आक्रमण हुआ था और मराठाओं ने उड़ीसा को ले लिया था। उड़ीसा को फिर मराठाओं को दे दिया इसने, अली वर्दी खान ने। और इनके बीच दोस्तों संधि हुई, जिसमें जिसमें 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ बंगाल पर लगाई गई। बंगाल के नवाब 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देंगे मराठाओं को। और मराठाओं में उस टाइम पर जो थे रघुजी भोसले शासक थे, उनको यह चौथ यानी एक कर टैक्स हुआ करता था, यह टैक्स जाएगा रघुजी भोसले को। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अली वर्दी जो था इसका कोई पुत्र नहीं था, इसकी 2 बेटियां थी। उनमें से सबसे छोटी बेटी के जो पुत्र थे सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला को फिर बंगाल का नवाब बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी बड़ी बेटी नाराज हो जाती है। बड़ी बेटी का जो नाम था वो घसीटो बेगम था। बड़ी बेटी जब दोस्तों नाराज होती है तो इससे अगला जो पॉइंट है,
अलीवर्दी खान का एक कथन था कि यूरोपी एक मधुमक्खी के समान है। मधुमक्खी को अगर तुम काटोगे तो वो आपको, अगर आप मधुमक्खी को काटते हो अ, तो मधुमक्खी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। अगर आप मधुमक्खी को पालोगे तो वो आपको शहद देगी। तो इस तरीके से अलीवर्दी ने कहा था यूरोपी एक मधुमक्खी की तरह है। नेक्स्ट बात नेक्स्ट बात हम दोस्तों जब करते हैं, सिराजुद्दौला को जब बंगाल की गद्दी पर बैठाला गया तो ये 1756 से लेकर 1757 तक यह बंगाल का नवाब बना। और जब इसकी इसकी जब हम बात करते हैं तो इसको दोस्तों, इसका विरोध करने वाले बहुत लोग थे। इसको नहीं चाहते थे कि ये बंगाल का नवाब बने। और जिसमें से एक सबसे प्रमुख थी घसीटो बेगम, जो कि इसकी खुद की मौसी थी। और इसकी अलीवर्दी खान की बड़ी बेटी थी। और मीर जाफर और राय दुर्लभ दोस्तों जगत सेठ, और जो भी उस टाइम के जो अमीर लोग थे, जगत सेठ हो गए, अमीर चंद और सौगतगंज वगैरह, ये इसका विरोध कर रहे थे कि ये गद्दी पर नहीं बैठे। कौन नहीं गद्दी पर बैठे दोस्तों? आपका ये सिराजुद्दौला गद्दी पर नहीं बैठे। लेकिन दोस्तों हालांकि ये 1 साल तक गद्दी पर बैठा था। 1 साल तक गद्दी पर बैठने के बाद इसने जो काम किए थे, इसने क्या किया, 1756 में ही मनिहारी का युद्ध किया, जिसमें सौगतगंज को मार डाला, जो इसका विरोध कर रहा था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम इस सिराजुद्दौला के टाइम पर 1756 से और 1763 तक एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। इसी के टाइम पर ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की किलेबंदी कर दी थी। किलेबंदी क्या होती है? किलेबंदी की अगर हम बात करते हैं तो किलेबंदी में दोस्तों अंग्रेज अंग्रेज क्या थे कि बंगाल में एक फिक्स अपना क्षेत्र करते हुए आ रहे थे कि ये बंगाल में यह हमारा क्षेत्र हो गया, ये हमारा क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से जब कलकत्ता के पास के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचे तो सिराजुद्दौला को पता चला। तो सिराजुद्दौला ने इनको मना किया, अंग्रेजों को कहा कि आप लोग यहाँ से जाइए, और ये कोई किसी का क्षेत्र नहीं है, ये हमारे अधीन आता है। तो इस तरीके से अंग्रेजों को इसने मना किया। लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे, तो इसने क्या किया, बंद इसको इनको बंदी बनाने का आदेश दिया और इनको बंद करने का आदेश दिया। तो ये बंद जब नहीं कर रहे थे अपना फिक्स क्षेत्र को, तो इस तरीके से इनको बंदी बनाया। और एक कमरे में, एक अंधेरा कमरा था, उसमें इनको सबको भरा गया। तो इस भरने वाली जो घटना थी, ये हुई थी 20 जून 1756 को। और इसी को ब्लैक हॉल और या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। और इसी में से दोस्तों जो अंग्रेज जो थे वो 146 थे, जिसमें से जब अगली सुबह जब देखा गया तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। 23 लोग जब जिंदा बचे थे तो दोस्तों इन्हीं में से एक व्यक्ति था जो बाद में चलकर बंगाल का गवर्नर भी बना, जिसका नाम था हॉलबेल। इसने दोस्तों वर्णन किया था सिराजुद्दौला के बारे में भी। जब दोस्तों यह घटना हो गई थी, जब यह अंग्रेजों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने को बुरा लगा। तो इसने रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को अपना सेनापति नियुक्त कर कर सिराजुद्दौला के खिलाफ एक अभियान किया। उसी अभियान को कहते हैं प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1757 में हुआ था। और यहाँ पर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह हुआ था। और दोस्तों जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सिराजुद्दौला का नेतृत्व कर रहा था उसका सेनापति मीर जाफर था, और साथ में मीर मदान भी था। यहाँ पर मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के पास से जाकर मिल जाता है। रॉबर्ट क्लाइव और जो इनको सांत्वना देते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, हम आपको बंगाल का नवाब देंगे और जितनी भी शक्तियाँ हैं आपको वहाँ की मिलेंगी। इस तरीके से मीर जाफर ने यहाँ धोखा दिया और सिराजुद्दौला इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में मारा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसी प्लासी के युद्ध में ही अंग्रेजी शासनों की शुरुआत हुई। और जिस तरीके से आप कह सकते हो, जो भी राजनीतिक मामले थे, आर्थिक और जो भी संविधान से रिलेटेड जितने भी मामले थे, ये उनमें अब अपना इंटरफेयर यहाँ से चालू करना स्टार्ट कर देते हैं, जितने भी अंग्रेज होते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। और बंगाल में यह हुआ था, और आपको बता देता हूँ कि भागीरथी रिवर पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। और भागीरथी नदी पर ये युद्ध हुआ था।
जब दोस्तों मीर जाफ़र को यहाँ पर बंगाल का नवाब इन्होंने मीर जाफ़र को जब बंगाल का नवाब बनाया था, क्योंकि इनको इसने 1757 से लेकर 1760 तक गवर्नर बंगाल का नवाब बना, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको एक एक मतलब अंग्रेजों ने इसको एक घोषणा में कहा था कि हम आपको बंगाल का नवाब देंगे, तो इसलिए अंग्रेज पीछे हटना नहीं चाहते थे, इसलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह दोस्तों बंगाल जब बनाया था, बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो यह अपनी मनमानी करने लगा था, मनमानी करने लगा था, अपने अपने जितने भी राजनीतिक पक्ष थे और वो अपने तरीका से चलाने लगा था राज्य को। लेकिन दोस्तों यह इसलिए इसको अयोग्य घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया था। यहीं से दोस्तों जो भी बंगाल के नवाब जो बने थे वो अब ब्रिटिश के अधीन हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होकर ये काम कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको बता दिया जो जैसे कि अलीवर्दी था और सिराजुद्दौला था, ये लोग अपना स्वतंत्र होकर नवाब बने थे और इससे पहले मुगल साम्राज्य के अधीन होकर काम कर रहे थे। दोस्तों जब इसको अयोग्य घोषित कर दिया तो इसका ही दामाद था मीर कासिम, जिसको 1760 से लेकर 63 तक बंगाल का नवाब बनाया गया था। यह मीर जाफर का दामाद था और इसके साथ एक संधि की गई थी 1760 में, मुंगेर की संधि, और इसमें कहा था कि आपको हमारी सब शर्तें माननी पड़ेंगी और हमको राजस्व टैक्स भी देना पड़ेगा, और यहाँ पर बंगाल में कर मुक्त व्यापार भी करना है हमको, और कर मुक्त व्यापार भी करने दोगे। इस तरीके से इस संधि में बहुत सारी शर्तें रखी गई। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ नहीं यह कुछ नहीं करने देता है अंग्रेजों को, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करता है। मुर्शिदाबाद किसने दोस्तों ये राजधानी स्थापित की थी? जो कि आपकी जो सबसे मुर्शिद कुली खान था, जो मुर्शिद कुली खान था, जो पहला बंगाल का नवाब था, उसने अपनी मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था। मुर्शिदाबाद से यह मुंगेर राजधानी ले गया मीर कासिम। तो दोस्तों इसको अंग्रेजों ने हटा दिया मीर कासिम को, और फिर इसके बाद मीर जाफर को 1763 से 65 तक बंगाल का नवाब बना दिया था। इसके लिए दोस्तों मीर कासिम को बहुत बुरा लगा और मीर कासिम ने प्लानिंग बनाई इसके लिए कि युद्ध करने के लिए। तो यह जाकर मिला, अवध के नवाब से भी मिला था, और उस टाइम पर दिल्ली पे जो मुगल शासक थे वो मीर शाह आलम द्वितीय थे, उनसे जाकर मिला। तो इस तरीके से इन्होंने इन्होंने अपनी त्रिगुट कह सकते, त्रिगुट सेना को जोड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए ये लोग मतलब दोस्तों कह सकते हो आप शुरू हुए। तो इस युद्ध को दोस्तों जो नाम दिया गया वो बक्सर का युद्ध दिया गया। मीर कासिम ने जो प्लानिंग बनाई तो बक्सर का युद्ध इसको कहते हैं। 22 अक्टूबर 1764 में यह युद्ध स्टार्ट हुआ था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मनरो था, और मीर कासिम बंगाल का नवाब था जो कि शुजाउद्दौला से जाकर मिला, अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय था जो कि मुगल सम्राट था। लेकिन दोस्तों हेक्टर मुनरो यहाँ पर जीतता है। इस युद्ध के बाद दोस्तों यहाँ जब यह युद्ध जब खत्म हुआ तो इस युद्ध के बाद दोस्तों जो भी अंग्रेजी शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो पूरी तरीका से पूरे भारत में अब व्यापार करने के लिए मुक्त हो गया था। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की और भी प्रशासनिक राजनीतिक शक्तियाँ बढ़ने लगी थी। इसके बाद दोस्तों जब यह युद्ध हारे तो इसमें इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के बाद यहाँ पर जो बंगाल का नवाब बनाया गया नजमुद्दौला, जो कि 1765 से 66, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अब कठपुतली बन के रह गए थे। यहाँ पर आप कह सकते हो मीर जाफर एक बंगाल की नवाब जो था वो भी अंग्रेजों का कठपुतली था, ये नजमुद्दौला भी एक अंग्रेजों का कठपुतली था। यहाँ पर दोस्तों दो फेजों में ये इलाहाबाद की संधि हुई, जो कि 12 अगस्त 1765 में, दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 में। इलाहाबादी संधि के तहत जो की थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और नजमुद्दौला के बीच में यह संधि हुई थी, जहाँ पर बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली। यानी कि दोस्तों जो टैक्स अब जाने लगा था वो अंग्रेजों को यहाँ पर जाने लगा था, जहाँ से बंगाल बिहार उड़ीसा से जहाँ से जितना भी टैक्स आता था वो अब अंग्रेजों को जाने लगा था, मुगल साम्राज्य में जाना बंद हो गया। बात जो नेक्स्ट होती है दोस्तों 16 अगस्त में दूसरी संधि हुई थी। यहाँ पर जो साइन किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे उनके बीच में, और यहाँ पर इलाहाबाद का किला और दोस्तों कड़ा मानोपुर वो शाह आलम द्वितीय को मिला था, और शुजाउद्दौला से ही 50 लाख रुपए का खर्चा लिया गया, जो कि बक्सर के युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ था अंग्रेजों का वो सब शुजाउद्दौला से वसूला गया था।
नेक्स्ट दोस्तों, इसी संधि में जो इलाहाबादी संधि में ही कहा गया था शाह आलम द्वितीय को कि 26 लाख रुपए आप वार्षिक हर्जाना देना होगा आपको हमको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए वार्षिक हर्जाना देना होगा। तो दोस्तों नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए अंग्रेजों ने दिए थे, क्योंकि जिला की मरम्मत करने के लिए, यहाँ पर कानून और न्याय व्यवस्था बनाने के लिए। नजमुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बना फिर, और इसी के बाद बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हुआ था 1765 से लेकर 1772 तक यह द्वैत शासन चला था, क्योंकि फिर 1773 के एक्ट जब आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत द्वैत शासन को बंद कर दिया गया था। और यह दोस्तों जो हेस्टिंग्स के समय, जब वारेन हेस्टिंग्स जो था उसके टाइम पर यह द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, बंगाल में सॉरी दोस्तों, बंगाल में यह लागू किया गया था। और जो दोस्तों अगला अगला जो बंगाल का नवाब बना था वो सैफुद्दौला 1766 से लेकर 75 तक रहा था। फिर मुबारक उद्दौला 1775 में बना। इस तरीके से दोस्तों अब ये जो भी बंगाल के नवाब बने थे वो सब अंग्रेजों की कठपुतली थी। बस मैंने दोस्तों आपको बता दिया था बंगाल की किस तरीके से, जैसे सबसे बारे ना रॉबर्ट क्लाइव था। ये बंगाल का गवर्नर था। और फिर आपका बारे बारेन हेस्टिंग था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ये बंगाल का गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। और फिर जो बेंटिंग था, बेंटिंग को दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और कैनिंग को जो बंगाल का भारत का इसको वायसराय बनाया गया था 1858 के जब अधिनियम में यह पद वायसराय का पद जोड़ा गया था। ये सब मैंने दोस्तों आपको बता दिया था। और यह ध्वज शासन जो लागू किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर। इस तरीके से दोस्तों वीडियो कंप्लीट हुई, और इस वीडियो में इतना ही। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।